हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? सभी लोग ठीक से हैं? पढ़ाई भी ठीक से सभी लोग कर रहे हैं? निरंतर मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों से यही बताता हूं कि आप सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि टाइम धीरे धीरे गुजर रहा है, बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और आप लोग ऑफलाइन के इंतजार में ना रहें और ऑनलाइन के मीडियम से ही पढ़ते रहें। राइट? तो बच्चों, लास्ट टर्म में हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्रव्य तरंगों का लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था। आज बेटा हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव में ही लेक्चर नंबर 2 में आएंगे और आगे डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है और प्रकाश वैद्युत धारा क्या होती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए किस प्रकार के प्रकाश की रिक्वायरमेंट होती है, किस प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता होती है। राइट? ये सारी चीजें मैंने कल आपसे डिस्कस की थी। आज बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे संस्तब्ध विभव क्या होता है। संस्तब्ध विभव या इसी को हम लोग कहते हैं निरोधी विभव। संस्तब्ध विभव या इसी को हम लोग कहते हैं निरोधी विभव। संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव क्या होता है? इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं कट ऑफ वोल्टेज। क्या कहते हैं? कट ऑफ वोल्टेज इसको बोलते हैं संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव। या इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आइए जरा निरोधी विभव क्या होता है इसको ना, जैसे ये मान लीजिए आपने एक गोलाकार बल्ब दिया था जिसके अंदर वैक्यूम था। इसके अंदर ये दो प्लेटें लगी थी, P1 है P2। प्लेट P1 का संबंध है बैटरी के नेगेटिव से और प्लेट P2 का संबंध है कुंजी और एक धारा मापी से करके प्लेट P2 से कर देते। ठीक? प्लेट P1 को हम लोग कैसा विभव देते थे? माइनस, और प्लेट P2 को देते थे प्लस। इस पर जब आप प्रकाश डालते थे प्लेट P1 पर तो प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते थे और प्लेट P2 द्वारा आकर्षित कर लिए जाते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे। जब प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है, तो भिन्न भिन्न गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन प्लेट P1 से निकलते हैं। ठीक? अगर हम प्लेट P2 को धन विभव देने की बजाय, पॉजिटिव वोल्टेज देने की बजाय प्लेट P2 को थोड़ा सा मामूली सा नेगेटिव पोटेंशियल दें, ऋण विभव दें। चलिए हम मान लेते हैं कि प्लेट P2 को हमने -1 वोल्ट का नेगेटिव विभव दिया। Vp माने प्लेट वोल्टेज, बल्कि इसको हम P2 दें, प्लेट P2 का वोल्टेज, इसको हमने -1 वोल्ट का पोटेंशियल दे दिया। अब बेटा अगर प्लेट P2 को हम -1 वोल्ट का पोटेंशियल दे देंगे, हल्का सा नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे, और प्लेट P1 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन भी ऋणात्मक है, नेगेटिव, तो प्लेट P2 इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये प्रतिकर्षित करेंगे। अब जब प्रतिकर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर जाने से पहले बैक होने लगे, लेकिन जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जो कम गतिज ऊर्जा वाले थे, वो तो प्लेट P1 पर नहीं पहुंच पाएंगे।
नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जिनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा थी वो तो अभी भी पहुंच जाएगी और परिपथ में क्या बहने लगेगी? धारा। क्लियर? क्या बहने लगेगी? धारा। लेकिन अगर पहले 50 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे, अब उनमें से मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन केवल कितने जाएंगे? 40। यानी कम आवेश अब प्रवाहित होगा। अगर कम आवेश प्रवाहित होगा तो धारा भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब जो प्रकाश वैद्युत धारा बह रही थी उसका मान कम हो जाएगा, लेकिन धारा भी प्राप्त हो। लेकिन बेटा अगर हम VP2 का वोल्टेज -2 वोल्ट कर दें, थोड़ा सा नेगेटिव और बढ़ा दें, तो प्लेट P2 पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल का मान और बढ़ जाएगा, रिपल्सन और बढ़ेगा। अब अगर 40 आ रहे थे तो मात्र 20 ही जा पाएंगे, जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो, और प्रकाश वैद्युत धारा का मान और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसको हम गैल्वेनोमीटर से पढ़ते रहेंगे, नापते रहेंगे कि धारा कितनी कम होती चली जा रही है। और इसके बाद बेटा अगर हम प्लेट P2 पर मान लीजिए मैंने 3 वोल्ट का नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया, -3 वोल्ट का नेगेटिव वो लगा दिया। अब जो 20 जा रहे थे वो भी नहीं जा रहे, जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा थी अब वो भी नहीं जा पा रहे। अब कोई इलेक्ट्रॉन प्लेट P1 से P2 पर नहीं पहुंचेगा। जब प्लेट P1 से P2 पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो परिपथ में प्रकाश वैद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी प्रकाश वैद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं? तो प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P2 पर लगाया गया वह विशेष ऋणात्मक विभव, क्योंकि प्लेट P1 पर भी नेगेटिव ही था, तो प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P2 पर लगाया गया वह विशेष ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ में प्रकाश वैद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या कहलाता है? संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने किसको स्टॉप करा दिया? इसने प्लेट P1 से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्लेट P2 पर जाने से स्टॉप करा दिया, रोक दिया। इसलिए इस विभव को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं, रोकने वाला विभव। समझ में आया? तो नेगेटिव ये भी है, नेगेटिव ये भी और नेगेटिव ये भी, लेकिन ये संस्तब्ध विभव नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इस पर धारा कुछ न कुछ प्राप्त हो रही थी। ये भी संस्तब्ध नहीं कहलाएगा, इस पर भी धारा कुछ न कुछ प्राप्त हो रही थी, लेकिन ये वो विशेष ऋणात्मक विभव है जिस पर धारा प्राप्त नहीं हो रही थी। तो यही क्या कहलाएगा? संस्तब्ध विभव, या इसी को हम लोग कहते हैं निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो निरोधी विभव की परिभाषा क्या है, सबको समझ में? प्लेट P1 के सापेक्ष P2 पर लगाया गया वह विशेष ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ में प्रकाश वैद्युत धारा का मान 0 हो जाए। चलिए, निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहलाता है। अब बेटा इसके बाद एक खास चीज को ध्यान देंगे, एक विशेष को ध्यान देंगे। वो विशेष क्या है? अगर हम इस निरोधी विभव को, ये जो निरोधी विभव है -3 वोल्ट, इसे हम V0 से रिप्रेजेंट करें, इससे V0 से। यहां पर आपने देखा कि निरोधी विभव द्वारा किन इलेक्ट्रॉनों को रोका गया? जिनकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा थी, जिसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा थी उन्हीं को रोका गया। तो निरोधी विभव द्वारा हमेशा उच्च गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को रोका जाता है।
कंफर्म। अब देखिए, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के विभव द्वारा त्वरित किया जाए तो वह इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी प्राप्त करेगा। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कूलाम के नियम और वैद्युत क्षेत्र में नहीं, बल्कि थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था वैद्युत विभव में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के विभव द्वारा त्वरित किया जाए, एक्सेलरेट किया जाए, तो उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा होती है K बराबर E। K बराबर EV, यानी किसी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो K बराबर EV होती है। अब अगर V अधिकतम वोल्टेज हो, V अधिकतम वोल्टेज हो, तो फिर K बराबर क्या होगा, EV नॉट। क्या हो जाएगा, EV नॉट। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जितनी गतिज ऊर्जा से आगे बढ़ रहा होगा, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए भी उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 10 eV एनर्जी से आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए भी 10 eV एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। समझ रहे हैं कि? लेकिन अंतर बस केवल क्या होगा, E तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कांस्टेंट है। V नॉट जो होगा, जब आप उसको आगे बढ़ाने के लिए वोल्टेज देंगे तो वोल्टेज V नॉट नहीं होगा, V होगा। तो V त्वरित करने वाला विभव है और V नॉट उसको रोकने वाला विभव है, यानी निरोधी विभव। समझ लो इसको फिर ध्यान से। अगर केवल V लिखे तो इसको हम कहेंगे त्वरित विभव, उसको एक्सेलरेट करने वाला विभव है, उसकी एनर्जी को बढ़ाने वाला विभव। और अगर हम V नॉट की बात करें तो ये इसको रोकने वाला विभव, क्योंकि जो विभव उसको जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है उतना ही ऋणात्मक विभव उसको उतनी एनर्जी से रोक सकता है, स्टॉप करा सकता है। तो इस फार्मूले की सहायता से अगर हमें इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पता हो तो हम निरोधी विभव V नॉट की गणना कर सकते हैं, यानी उसको रोकने वाला विभव निकाला जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है भाई? तो विशेष में K बराबर क्या हो गया, EV नॉट, जहां V नॉट कौन सा विभव है, निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? निरोधी विभव क्या होता है सबको समझ में आ गया, और या संस्कृत विभव क्या होता है बेटा सबको समझ में आ गया, और इसकी हेल्प से हम निरोधी विभव कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है? नोट करो बेटा इसको। अब हम लोग निरोधी विभव के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे देहली आवृत्ति क्या होती है। देहली आवृत्ति देहली आवृत्ति किसको कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देहली आवृत्ति क्या है, जैसे इस पर प्रकाश आता है, ठीक, अब हमने प्रकाश किसके रूप में चलता है, फोटॉनों के रूप में। एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू, जहां पर न्यू क्या कहलाती है, जहां न्यू प्रकाश की आवृत्ति कहलाती है, ठीक। अब मान लीजिए आपने इस पे प्रकाश डाला, आपने इस पे 10 हर्ट्ज की लाइट डाली, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, बाहर निकलने लगे। आपने इस पे 9 हर्ट्ज की लाइट डाली, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे।
ठीक, आपने इस पे 1 हर्ट्ज की लाइन डाली, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगी, और आपने जैसे ही 7.9 हर्ट्ज की लाइन डाली, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो गया। प्लेट P1 से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हुई। क्लियर? बताइए इन सभी आवृत्तियों में वह सबसे न्यूनतम आवृत्ति कौन सी है जिसने प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया? 8 हर्ट्ज। 8 हर्ट्ज, क्योंकि 1 हर्ट्ज से नीचे जैसे आपने आवृत्ति की, कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं, तो वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश या प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धात्विक पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। अब इसके ऊपर वाली ये आवृत्तियां जो है बेटा, इन पे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा ही। जब 8 हर्ट्ज पे हो सकता है तो 9, 10, 11, 12 पर तो होना ही होना है। इसलिए ये सभी आवृत्तियां देहली आवृत्तियां नहीं कहलाएंगी। देहली आवृत्ति केवल कौन सी कहलाएगी? 8 हर्ट्ज। तो किसी धात्विक पृष्ठ पर गिरने वाले प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धात्विक पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, देहली आवृत्ति कहलाती है, और इसे हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी पृष्ठ पर गिरने वाले प्रकाश की आवृत्ति, यदि किसी पृष्ठ पर गिरने वाले प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी तो कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उस धात्विक पृष्ठ से उत्सर्जित नहीं होगा। यानी प्रकाश उत्सर्जन के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो देहली आवृत्ति से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपने धात्विक पृष्ठ पर डाला तो कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, लगभग हर वर्ष पेपर में आपकी आती है। देहली आवृत्ति, निरोधी विभव भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देहली आवृत्ति क्या होती है सबको समझ में आ गया। अब देहली आवृत्ति के बाद हम लोग देखेंगे देहली तरंगदैर्घ्य। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है? देहली आवृत्ति के संगत जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वही उसकी देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। देहली आवृत्ति के संगत जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वही उसकी देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। कैसे? हम जानते हैं चूंकि न्यू बराबर किसके होता है? C/λ। प्रकाश की आवृत्ति न्यू बराबर C/λ होता है। C प्रकाश की चाल है और लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। अब बेटा आपने कहा जो देहली आवृत्ति है वो न्यूनतम आवृत्ति है, तो अगर न्यू का मान न्यूनतम हो जाएगा यानी आवृत्ति कम होगी तो लैम्डा अधिकतम हो जाएगा, इसको लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करेंगे। तो जिस तरंगदैर्घ्य पर आवृत्ति न्यूनतम हो जाती है वह तो जब आवृत्ति न्यूनतम होगी बेटा तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी कि नहीं होगी? तो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर आवृत्ति न्यूनतम होती है प्रकाश देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देहली आवृत्ति के संगत जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाती है। तो देहली आवृत्ति में प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है, और देहली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। तो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके
देहली तरंग कहलाता है। या केवल आप ये लिख लीजिए कि देहली आवृत्ति के संगत प्रकाश की तरंग को देहली तरंग, इसको लैम्डा नाम से नोट कर लो बेटा इसको। तो नोट हो गया बच्चों सबका। तो इस प्रकार से आज का ये टॉपिक सबको समझ में आया। उम्मीद है बेटा सभी बच्चों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सारे बच्चे इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और अपनी कॉपी में फेयर नोट तैयार करें, राइट। और इस प्रकार से सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे।